हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेस्ट्रो फाउंडेशन में। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो हम इसमें बेसिकली हमने क्या क्या चीजें कर ली प्रीवियस लेक्चर में। सबसे पहले हमने कवर किया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके बाद में शब्द समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसके बाद में इन कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके प्रेक्षण क्या क्या हो सकते हैं, और उसके बाद में पढ़े थे हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। प्रकार के में हमने दो चीजें कर ली थी, एक तो संयोजन अभिक्रिया, एक कर लिया था हमने वियोजन अभिक्रिया। आज हम स्टार्ट करेंगे विस्थापन अभिक्रिया से कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। उसके बाद में करेंगे हम द्विविस्थापन, उसके बाद में करेंगे उपचयन अपचयन, और उपचयन अपचयन से ही क्या होगा, रेडॉक्स। उसके बाद में एक और है अवक्षेपण अभिक्रिया, और इसके लास्ट चैप्टर में हम दो चीजें कवर करेंगे, क्या, संक्षारण और विकृत गंधिता। ये सारा हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करें इस लेक्चर में विस्थापन अभिक्रिया से। ठीक है, तो सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। अब सबसे पहले अधिक क्रियाशील तत्व होते कौन से हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में सक्रियता श्रेणी। क्या पढ़ेंगे हमें, सक्रियता श्रेणी। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में हम पढ़ेंगे सबसे पहले सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व होता है पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा होता है, पोटेशियम। उससे थोड़ा सा कम क्रियाशील होता है सोडियम। ये दोनों इतने ज्यादा खतरनाक क्रियाशील होते हैं कि इनको सुरक्षित हम बाहर हवा में रख ही नहीं सकते। बाहर वायु में रखने पर ये आग पकड़ लेते हैं। सोडियम, ये पोटेशियम क्या कर लेता है, बाहर वायु में रखने पर आग पकड़ लेते हैं। इसलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन में डुबो करके हम रखते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इसके बाद में होगा Zn, Fe और Pb। इसके बाद में होगा हाइड्रोजन, मरकरी, हाइड्रोजन। उसके बाद में होगा कॉपर, फिर मरकरी। उसके बाद में होगा हमारा सिल्वर, और सबसे कम क्रियाशील होता है गोल्ड, सोना। ये सभी क्या है, अधिक क्रियाशील। क्या है, अधिक क्रियाशील। जो तुलना करके बताई गई है ना, वो हाइड्रोजन से की है कि इससे ज्यादा क्रियाशील है, इससे कम। ये सारे इसके नीचे आएंगे। तो अधिक क्रियाशील कौन है, सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम, उससे कम सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, और फिर हाइड्रोजन। इसके बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। सबसे कम क्रियाशील होता है गोल्ड, उससे थोड़ा सा ज्यादा क्रियाशील होता है सिल्वर। ये क्रियाशीलता की श्रेणी हो गई। अब इसमें जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील को उसके स्थान से हटा देंगे। मतलब उसके साथ में जो भी चीज है उसका नेगेटिव जो आयन जुड़ा हुआ है उसको अधिक क्रियाशील के साथ में जुड़ना पड़ेगा इस अभिक्रिया में। तो हम देखते हैं जैसे कि FeCuSO, जो फेरस है उसके साथ में कौन है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, इन दोनों में ज्यादा क्रियाशील कौन है, देखते हैं हम। कॉपर यहाँ पे आ रहा है और फेरस ये रहा, फेरस यहाँ पे। तो इन दोनों में ज्यादा क्रियाशील कौन है, फेरस। कौन है, फेरस। तो इस कॉपर को इसके स्थान से हटा देगा, यहाँ से कॉपर को हटाएगा, और सल्फेट किसके साथ में ऐड होगा, फेरस के साथ में। तो इसका यहाँ पर निर्माण किसका होगा, फेरस सल्फेट, और कॉपर को साइड में फेंक देगा, कॉपर को उठा के साइड में। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीजें बन रही है। ये अभिक्रिया कौन सी होगी, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब उसके स्थान से उठाकर इधर पटक देना। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। पूरी डेफिनेशन क्या होगी, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यह अभिक्रिया कैसे होगी, विस्थापन है। ये प्रयोग देखा आपने, एक आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है परख नली, उसमें क्या करना है, धागे से, उसमें पहले तो आपको कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है, तांबा सल्फेट कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है।
इसके बाद में जो एक कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीले कलर का, कैसा होता है। इसके बाद में आपको इसमें 2 लोहे की कील डुबो देनी है। कील डुबोने पर क्या मिला उसको, Fe, विलियन ये था। कील डुबोते ही ज्यादा क्रियाशील कौन है, Fe। किसका विलियन हो जाएगा रे, फेरस सल्फेट का। इसका कलर थोड़ा बहुत आपको हरा हरा सा देखने को मिलेगा। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परतें जम जाती है। कॉपर सल्फेट के नीले रंग का कैसा हो जाएगा, हरा रंग, कैसा हो जाएगा, हरा FeSO4 का निर्माण होने के हो गए। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। जिंक और कॉपर में ज्यादा क्रियाशील कौन है, ये तो दूसरी अभिक्रिया होगी। या तो जिंक सल्फेट की बात करें, हम फेरस सल्फेट की बात करें, ठीक है। अगर दूसरी अभिक्रिया जिंक और कॉपर सल्फेट, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर। जिंक में और कॉपर में ज्यादा क्रियाशील कौन है, कॉपर, ये सॉरी, कौन ज्यादा क्रियाशील है, जिंक, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। हमने कवर किया यहाँ पर विस्थापन है, ये आपको चैप्टर 3 में देखने को मिलेगा। सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये श्रेणी सबसे कम क्रियाशील होता है कौन है, सोना। सबसे कम क्रियाशील कौन है, सोना। ये तामझाम समझ में आया। अब इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। किस पर चलते हैं हमें, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, अब विस्थापन अभिक्रिया देखा आपने। विस्थापन अभिक्रिया के बाद में एक बार स्थान चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, एक बार उसका स्थान चेंज, विस्थापन। द्विविस्थापन, द्वि मतलब है दो, द्वि मतलब है दो, दो मतलब क्या होगा, आप इसका स्थान 2 बार चेंज होगा। कितने बार चेंज होगा, 2 बार। अब इसमें चेंज हो रहा है तो इनको क्या करोगे, जैसे ये क्या है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इन दोनों को पानी में घोलकर क्या एक जगह पर मिला दे। एक ही बर्तन में उठाकर क्या रख दिया, Na2SO4, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इन दोनों को उठाकर एक ही बर्तन में डाल, एक ही बर्तन में डाल दिया तो आपको इस विलियन में जो भी आपको ये सॉल्यूशन मिला है, इसमें आपको बहुत सारे आयन देखने को मिलेंगे, Na+, बहुत सारे आयन देखने को मिलेंगे आपको सल्फेट के आयन, बहुत सारे देखने को मिलेंगे आपको बेरियम और क्लोराइड। ऐसे कुछ आयन आपको देखने को बहुत सारे इस विलियन में मिलेंगे। अब इसके बाद में क्या है कि ये इसके साथ में जुड़ा हुआ था, जो सोडियम था सल्फेट के साथ में। अब सोडियम को कौन पसंद आया, क्लोरीन। सोडियम को कौन ज्यादा पसंद आया, क्लोरीन। तो ये किसके साथ जुड़ गया, क्लोरीन के साथ में। और जो बेरियम के ज्यादा पसंद कौन आया, सल्फेट। तो बेरियम किसके साथ जुड़ेगा, सल्फेट का। क्या आयनों का एक दूसरे के पास एक्सचेंज हुआ है, इसका आयन इसके पास, इस वाले का आयन है इसके पास, दोनों के पास आयनों का एक्सचेंज हुआ है। तो ये कैसी अभिक्रिया हुई, द्विविस्थापन। 2 बार स्थान है, Cl का स्थान कौन ले गया, Na, और Na के स्थान पर कौन आया, बेरियम। ये तो समझ में आया। इसके बाद में इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, द्विविस्थापन। इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान, किसके कारण होता है, आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो इस अभिक्रिया क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। बेरियम सल्फेट के सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए हम इस अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेप मतलब किसी अभिक्रिया में कोई हमने बीकर लेकर रखा है, अभिक्रिया के दौरान उस पर नीचे कुछ पेंदे में आपको कुछ चीजें ठोस बिना घुली हुई आपको मिलेगी, तो वो क्या है, उसको बोलते हैं हमने अवक्षेप। क्या बोलते हैं उसको, अवक्षेप। और इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हुआ है, इस अवक्षेप का निर्माण, ये ठोस बना है, इस कारण इसको क्या बोल देते हैं हमें, अवक्षेपण अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। बेरियम सल्फेट के सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, इसमें जो उपचयन है इसी का दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। जो उपचयन लिखा हुआ है इसी का नाम होता है ऑक्सीकरण। उपचयन या ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब है क्या जुड़ जाए उसमें, ऑक्सीजन। भाई 2 चीजें हमारे पास, एक तो ऑक्सीजन और एक है हाइड्रोजन। अब उपचयन में एक तो ऑक्सीजन तो ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव हो जाए।
या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए या फिर हाइड्रोजन का नुकसान हो जाए, ह्रास हो जाए। इन दोनों में से एक काम हो जाए, दोनों में से एक काम, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हमें? उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन। इसी के उल्टा अगर ऑक्सीजन का तो निष्कासन हो जाए और हाइड्रोजन क्या हो जाए, उसमें जुड़ जाए, इस अभिक्रिया क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? अपचयन अभिक्रिया। उपचयन नहीं बोलते, अरे अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। अपचयन अभिक्रिया जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, दोनों में से एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, दोनों होना कोई जरूरी नहीं। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए, निकल जाए, कम हो जाए, तो वह अभिक्रिया कैसी होगी? उपचयन अभिक्रिया। जैसे कि कार्बन था, उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, कार्बन था, कार्बन से यहां से देखो क्या अंतर मिला आपको, कार्बन में क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यह अभिक्रिया कैसी हो गई? उपचयन अभिक्रिया। कॉपर था, कॉपर में कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन, अभिक्रिया कौन सी है? उपचयन। कॉपर ऑक्साइड था, उसमें हाइड्रोजन जुड़ा है, कहां जुड़ा है? हाँ, यहां पर देखो हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन था पहले H2, हाइड्रोजन के पास में कौन आ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये वाली अभिक्रिया कैसी हुई? उपचयन अभिक्रिया। ये कौन सी हो गई? उपचयन। अब इसमें एक और चीज है, अपचयन भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो ये कॉपर है, क्या कॉपर में कुछ चेंज दिखा आपको? क्या चेंज दिखा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर था, यहाँ पर नहीं है। जब ऑक्सीजन निकल जाता है तो वो कैसी होगी? ये तो जोड़ने पर होगा। अपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन निकलने पर। तो ये अभिक्रिया कैसी हो गई? अपचयन अभिक्रिया। कौन सी हो गई? अपचयन। और जब एक ही अभिक्रिया में आपको उपचयन भी देखने को मिल रहे है इसी अभिक्रिया में, और इसी अभिक्रिया में आपको अपचयन भी देखने को मिलता है, तो इन दोनों को मिलाकर एक ही अभिक्रिया में हो रही है, तो इसको बोल देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोल देते हैं इसको? रेडॉक्स अभिक्रिया। जब उपचयन और अपचयन एक साथ होती है तो उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये सब समझ में आया। जब ऑक्सीजन बढ़ जाए या फिर हाइड्रोजन कम हो जाए तो क्या होगा? उपचयन या फिर ऑक्सीकरण। इसी के उल्टा ऑक्सीजन कम हो जाए और हाइड्रोजन बढ़ जाए तो वो क्या हो गया? अपचयन अभिक्रिया। ये दोनों समझ में आने के बाद में हम नेक्स्ट चीज कवर करते हैं, क्या? अपचयन, जो मैंने ये पिछले स्लाइड पे बताया वही है। CO कॉपर सल्फेट उपचयन, ये वाला तो क्या हो रहा है? उपचयन। ये वाला क्या हो रहा है? उपचयन। और कॉपर ऑक्साइड से कॉपर कम हो गया तो ये क्या हो गया? अपचयन। ठीक है। इसके बाद में इन अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर के उपचयित हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो कॉपर क्या हो गया? उपचयित। कॉपर क्या हो गया? ये वाला चीज तो क्या हो रही है? अपचयन हो रहा है, तो ये जो चीज है ये क्या हो गई? उपचयित। और ये हाइड्रोजन है वो क्या हो गई? उपचयित, और ये अपचयित। ठीक है। हाइड्रोजन अपचयित होकर जल बनाता है, इस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रिया हो रही है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद में रेडॉक्स अभिक्रिया के बाद में हम कवर करेंगे क्या? छोटी सी चीजें, दो छोटी छोटी हेडिंग्स। क्या? एक तो संक्षारण और एक विकृति गंधिता। संक्षारण आपको बेसिकली चैप्टर नंबर 3 में भी देखने को मिलेगी, तो यहाँ से याद करने के बजाय आप चैप्टर नंबर 3 में अच्छे से देखना। तो संक्षारण मैं बता देता हूँ। संक्षारण मतलब जितने भी, थर्ड चैप्टर हमारा धातु और अधातु, तो संक्षारण किनका होता है? धातुओं का। संक्षारण मतलब जो धातुएं खराब हो जाती है, जैसे चांदी होती है, चांदी थोड़े दिनों बाद में, आपको बहुत दिन हो गए, 2-4 साल हो गए, उसके बाद में आपको काली काली सी पड़ जाती है, वो ब्लैक ब्लैक सी हो जाती है। इसका रीजन कौन है? जो एनवायरमेंट है, या फिर कोई एसिड, या फिर कोई नमी वगैरह, ऐसी कुछ चीजों के संपर्क में कोई भी हमारी मेटल वगैरह आती है, धातुएं आती है, तो क्या हो जाती है? वो संक्षारण, मतलब उन्हें खराब होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हमें? संक्षारण। जब कोई धातु, ये गुण किसकी, ये गुण नहीं, ये अवगुण किस चीज का है? धातुओं के लिए ही प्रयुक्त होता है। हमेशा किसके लिए यूज होगा? धातु। ऐसे नहीं किसी यौगिक, किसी सूत्र, ऐसा कब कुछ नहीं लिखोगे। किसके लिए? धातु। आर्द्रता, अम्ल, सार आदि नमी, यहीं पे आ गया आर्द्रता, के संपर्क में आते हैं, तो जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, और इसको क्या बोल देते हैं? ये क्या है? संक्षारित हो जाती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हमें? संक्षारण। जैसे कि लोहे की वस्तुएं जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना,
और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। ये सभी किसके एग्जाम्पल है? संक्षारण के उदाहरण है। अरे तांबा, जैसे कि आप मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो, जो आपके पास लोटा है वो क्या हो जाता है, बहुत दिनों तक आपने धोया नहीं, तो धीरे 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 क्या होता है, वो हरा पड़ने लगता है। तो उसका क्या हो रहा है? संक्षारण ही हो रहा है। ठीक है। इसके बाद में ये है हमारा, संक्षारण से बचा कैसे सकते हैं कि जो धातु ये खराब हो रही है, ऐसे थोड़ी कि खराब होने से पड़े रहते हैं, नहीं, उनको बचाना जरूरी है। क्या कर सकते हैं? हमें यसद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं से बचा सकते हैं। इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में फिर से चर्चा करेंगे और थोड़ी इससे ज्यादा डिटेल में करेंगे। यहाँ पर ज्यादा डिटेल में बात करने वाली चीज है विकृत गंधिता। क्या है विकृत गंधिता? मतलब किससे समझोगे आप? खुशबू या फिर बदबू से। जो बदबू आ रही है खाने की चीजों में आएगी ज्यादातर। जो हम खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने के टाइम किसी चीज में अगर गंदी या बदबू आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो मतलब उसमें कुछ गड़बड़ी है। ज्यादा दिनों तक आपने छोड़ दिया या रोटी को आपने 1-2 दिन तक छोड़ दिया, तो वो सब क्या है? विकृत गंधिता में ही काउंट होंगे। वायुमंडलीय गैसों तथा खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। अब उपचयन क्या था? हमने किसका ऐड होना? ऑक्सीजन है। वायुमंडल में ऑक्सीजन है, जैसे ही कोई भी चीज ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, क्या हो जाएगी? वो उपचयित हो जाएगी। उपचयित हो जाते ही उनके क्या चेंज हो जाएगा? स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? हमें विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता, कोई खाने की चीजें खराब हो रही है, तो खराब हो रही है तो उनको बचाना भी चाहिए। अब बचाने के कुछ एक तरीके हैं, वो क्या है? सबसे पहले प्रतिओक्सीकारक का उपयोग करके। सबसे पहला तरीका क्या है? प्रतिओक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्या होगा? जो ऑक्सीकरण को बढ़ावा देगा। प्रतिओक्सीकारक मतलब ऑक्सीकरण को रोकेगा। ऑक्सीकरण मतलब जो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, उपचयन हो रहा है, उसको रोकने का काम कौन करेगा? प्रतिओक्सीकरण। दूसरा, वायु रोधी बर्तनों में। वायु रोधी, अरे घर पे देखते हो घी वगैरह होता है, उसको पैक करके रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि वो लंबे समय तक चले, खराब ना हो। वायु रोधी बर्तनों में जो खाने की चीजें उनको रखना। तीसरा, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा। जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं, उनके अंदर फुले हुए क्यों होते हैं? आपने कभी सोचा ये चीज इसके बारे में? वो फुले हुए इसलिए होते हैं ताकि उनके अंदर कौन सी गैस भरी जा सके? नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ताकि वो खराब ना हो सके और लंबे समय तक चले। ठीक है, नाइट्रोजन गैस द्वारा। और क्या है? रेफ्रिजरेशन, शीतलन द्वारा। तो ये सारे काम ताम जाम जो भी करना है, ये सब करके हम क्या कर सकते हैं? जो खाने की चीजें हैं विकृत गंधिता को हमें रोक सकते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट है। इसके बाद में हम करेंगे इनके कुछ क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।